नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तराखंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रैली करेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैनीताल और उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं को आज संबोधित करना है और ऐसे में नैनीताल और उधम सिंह नगर के अंदर 70 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। पीएम मोदी की यह रैली पूरी तरह वर्चुअल होगी और कार्यकर्ताओं में इसको लेकर काफी उत्साह है। हर जगह 1000 कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, यानी कि 70 जगहों पर एलईडी स्क्रीन अगर लगती है तो कम से कम 70,000 यहां पर कार्यकर्ता एक बार में सुन रहे होंगे। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर में 70 जगहों पर एलईडी लगाई गई है। पीएम मोदी की वर्चुअल रैली ये है और वर्चुअल जनसभा के अंदर कई मुद्दों को छूते नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज ये वर्चुअल रैली करते नजर आएंगे। अब से कुछ देर बाद ये रैली होगी, बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैनीताल और उधम सिंह नगर में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। नैनीताल और उधम सिंह नगर को अगर देखें तो 70 जगहों पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई है। एक जगह पर 1000 कार्यकर्ताओं के जमा होने की संख्या रहेगी, तो ऐसे में लगभग 70,000 के आसपास कार्यकर्ता उस वक्त सुन रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो उत्तराखंड के अंदर नैनीताल और उधम सिंह नगर में आज एक वर्चुअल जनसभा प्रधानमंत्री करने जा रही हैं। तो नैनीताल और उधम सिंह नगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, एक बार फिर जोश भरने का काम करते नजर आएंगे। तो 70 जगहों पर एलईडी स्क्रीन के जरिए संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 70 जगहों पर एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आएंगे। पीएम मोदी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। रोहित सोनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। रोहित, प्रधानमंत्री की उस वर्चुअल जनसभा को लेकर क्या तैयारियां हो चुकी हैं, साथ ही साथ अब तक कितनी देर और मानी जा रही है प्रधानमंत्री को उस कार्यक्रम को? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ही कार्यक्रम तय किए गए थे कि वह उत्तराखंड राज्य में करीब जो 5 लोकसभा की सीटें हैं, उन 5 लोकसभा सीटों में जितनी विधानसभा यानी कि 14 विधानसभा आती है, उन विधानसभाओं में जो वर्चुअली रूप से जन संबोधन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो था, अगर हम बीते दिन की बात करें तो उन्होंने हरिद्वार में जन संबोधन किया था, जिसमें तमाम जगहों पर यानी कि हरिद्वार की 14 विधानसभा जो लोकसभा सीट की 14 विधानसभा सीटें हैं, उनमें उन्होंने जनसंपर्क किया था और सीधे संवाद किया था। हर जो कार्यक्रम तय किए गए तो उसमें 70 जगहों पर यानी कि एलईडी लगाई गई है। वहां पे हर एक जगह पर करीब 1,000 लोगों की मौजूदगी के साथ जो है जो वर्चुअल जन संबोधन किया गया था। इसी क्रम में आज नैनीताल का जो वर्चुअल संबोधन है वह 2 बजे से करीब शुरू होने के जो आसार बताए गए हैं कि 2 बजे का कार्यक्रम किया गया है। और खास बात यह है कि शुरू से यह कहा गया था कि प्रधानमंत्री के अगर उत्तराखंड में फिजिकली दौरा करने आते हैं तो उसका काफी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आपको वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के चलते जो उनका फिजिकली दौरा नहीं हो पाया है। ऐसे में बीजेपी जो टाइम बाउंड को देखते हुए जो है उनके वर्चुअली दौरा जो है कराए जा रहे हैं। रोजाना यानी कि कहते हैं 5 लोकसभा सीटों के लिए कार्यक्रम कराए गए हैं और चर्चा यह भी है कि अगले यानी कि 10 या 11 के आसपास जो है उत्तराखंड दौरे पर भी आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो वर्चुअल ये जो जनसभा चल रही है काफी महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है और इसके लिए पूरी रूपरेखा पहले ही तैयार कर ली गई थी। हालांकि बीच में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अल्मोड़ा का किया जाना था, लेकिन उस दौरान जो है मौसम खराब होने की वजह से जो है वह जनसभा नहीं हो पाया था, जिसके बाद से जो है कार्यक्रम में संशोधन किया गया और उसके बाद से हरिद्वार का हो चुका है और आज नैनीताल का चल रहा है। इसके अलग बात करें तो अल्मोड़ा का हो गया और पौड़ी का हो गया, टिहरी का हो गया, इन सब में भी होना बाकी है। कुल मिलाकर कहते हैं कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण जनसभा मानी जा रही है कि वर्चुअल से पीएम सभी को संबोधित करेंगे और तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका उसमें बखान करेंगे। तो ऐसे में कह सकते हैं कि आगामी चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो ये जनसंबोधन है काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए माना जा रहा है और वो को निभाने के लिए भी काफी कोशिश करेंगे इस बार। ज्यादा समय बचा नहीं है रोहित, और ज्यादा जिस बात का आपने भी जिक्र किया कि अगर कार्यकर्ताओं को आप संबोधित करते हैं, प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं, तो उनमें उत्साह एक अलग लेवल का होता है और ये बिल्कुल सही समय है कि आप यहां पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करके इतना उत्साहित कीजिए, इतना चार्ज आप कर दीजिए कि आने वाले कुछ दिन बाद जो आपके यहां चुनाव होंगे आपको उसका फायदा मिले। बिल्कुल, क्योंकि इससे देखा जाए क्योंकि वर्तमान समय में जो राष्ट्रीय नेताओं का दौरा भी उत्तराखंड में लगातार जारी है। जेपी नड्डा का भी दौरा है, इसके अतिरिक्त राजनाथ सिंह का भी दौरा है, इसके अलावा जो अन्य कैबिनेट मंत्री उनका भी दौरा उत्तराखंड में लगातार जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री के आने में कुछ असुविधा के चलते जो है ये वर्चुअल संबोधन किया गया है। अमित शाह का भी संबोधन होना है, इसके अलावा जो स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी वर्चुअल संबोधन होना है। कुल मिलाकर कोशिश यही की जा रही है कि जितने भी बूथ स्तर के कार्यकर्ता हो, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हो, इन सब में उत्साह भरा जाए ताकि जो चुनाव मतदान होने वो दमखम से तैयारी में जुट सके।
हालांकि अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की जो अगर बात करें तो जो मंडल स्तर बूथ स्तर के कार्यकर्ता है वो काफी मजबूती से चुनाव लड़ने में एक अहम भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को जीत तक ले जाने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यही वजह है कि बीजेपी हमेशा से कोशिश करती रही कि जो बूथ स्तर के नेता है या फिर कार्यकर्ता है उनको काफी मोटिवेट करे, उनकी जो मांगे हैं उनको मांगे पूरी की जाए ताकि चुनाव के समय में अपनी पूरी मेहनत जो है चुनाव जिताने में लगाए। कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी आज संगठन लगातार इसकी प्रक्रिया कोशिश करती रहती है और कहीं ना कहीं यह भी देखने को मिलता है कि जो कार्यकर्ता है वो अपनी पूरी ताकत भी झोंक देते हैं चुनाव के समय। तो ऐसे में अब करीब 6 दिन का वक्त बचा है, 14 फरवरी को मतदान होना है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरने को लेकर के ताकि बूथ स्तर तक जाए, डोर टू कैंपेनिंग करें, लोगों से बातचीत करें, वोट देने के लिए उनको रिझाएं। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया लगातार जारी रहता है। इसी क्रम में कार्यकर्ताओं का उत्साह होगा तो और अधिक उनका आउटपुट देखने को मिलेगा। जी अच्छा रोहित, मैं ये भी समझना चाहूंगा क्योंकि नैनीताल और उधमसिंह नगर इन दोनों जगहों पर आज ये कहना चाहिए विजय संकल्प सभा चलेगी, तो ये दोनों जगहों पर अभी बीजेपी को लेकर कितने कहना चाहिए समीकरण किस तरह के हैं? क्या वहां पर बीजेपी एक स्ट्रांग पोजीशन में दिखाई दे रही है? बिल्कुल, देखिए अगर हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो फिलहाल जो कुछ 3 जिले हैं कि उधमसिंह नगर, हरिद्वार और देहरादून मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। इसके अलावा जो 9 जिले हैं, 9 से 10 जिले वो करीब मैदानी क्षेत्र उसमें पर्वतीय क्षेत्रों में आते हैं। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में उसमें बीजेपी को अपनी अभी और पकड़ बनाने की जरूरत है। खासकर हम कुमाऊं क्षेत्र की बात करते हैं, नैनीताल उधमसिंह नगर की बात करें तो उन क्षेत्रों में पकड़ बनाने की जरूरत है क्योंकि शुरू से हालांकि जब 2017 विधानसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान मोदी लहर इतनी व्याप्त थी जिसके चलते तमाम सीटें यानी कि करीब 57 सीटें बीजेपी जीत करके है, जो एक बहुत उत्तराखंड के लिए इतिहास रचा उसने। तो ऐसे में अब एक बार फिर से जो है एक बार जो समीकरण बैठ रहे क्योंकि हरक सिंह रावत की भी कुमाऊं क्षेत्र में काफी अच्छी पकड़ है। यशपाल आर्य भी उसी क्षेत्र से आते हैं, उनके बेटे संजीव आर्य भी क्षेत्र से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी को अब कहीं ना कहीं इसमें मशक्कत करने की जरूरत है कि उन सीटों पर कुमाऊं की तमाम सीट हैं जो काफी अभी हॉट स्पॉट में है, उनको जीतना उनके लिए काफी बड़ी चुनौती भी है। तो ऐसे में बीजेपी लगातार इस बात कोशिश भी कर रही है और उसकी भी अगर हम बात करें जो नैनीताल विधानसभा सीट है उससे कांग्रेस से भी जो महिला प्रदेश अध्यक्ष रही सरिता आर्य उनको उतारा है। तो वहीं यशपाल आर्य के बेटे संजीव आर्य वहां से विधायक रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं। तो कह सकते कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार इसमें कोशिश करती रही है कि जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र के हैं कुमाऊं क्षेत्र में जो विधानसभा सीटें हैं उनको किस तरह से कवर किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं कि यह भी वीक पॉइंट रहा है कि जो बीजेपी की ओर से देखने को मिल रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है फिजिकली दौरा अगर उस कुमाऊं क्षेत्र में लड़ता है तो उसका एक लहर और इसका एक इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में पड़ेगा और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। यही कोशिश है कि 10 या 11 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक दौरा कराने की कोशिश बीजेपी कर रही है कि खासकर कुमाऊं क्षेत्र में तो करा ही लिया जाए ताकि उसका इम्पैक्ट जो है उसका फायदा जो है बीजेपी को मिल सके। लेकिन फिलहाल भी कार्यक्रम तय नहीं किए गए, चर्चाएं हैं कि 10 या 11 तारीख को उत्तराखंड प्रधानमंत्री आ सकते, इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। जी आपने हरक सिंह रावत का जिक्र किया, मैं ये समझना चाहूंगा कि क्या उनके जाने के बाद बीजेपी के लिए किसी तरह की मुश्किल बनी है या फिर सारा डैमेज कंट्रोल्ड है? बिल्कुल, देखिए हरक सिंह रावत एक वरिष्ठ नेताओं में शुमार है। अगर हम बात करें तो उनका प्रभाव यानी कि जब वो बीजेपी में भी थे तो उनका प्रभाव कहीं ना कहीं सिर्फ उनकी विधानसभा सीट में नहीं था, उसके अलावा करीब 4-5 सीटों पे वो इफेक्ट डालते हैं। 4-5 सीटों पे उनका प्रभाव रहा है शुरू से ही। और ऐसे में अब वो जब कांग्रेस में दोबारा घर वापसी उन्होंने कर ली है तो और उनकी बहू जो पुत्र वधू है अनुकृति गोसाई वह लैंसडाउन से चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में उनका भी फोकस फिलहाल जो है लैंसडाउन उनको अपने पुत्र वधू को जिताने की कोशिश में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट है उसका कहीं ना कांग्रेस को उसका फायदा मिलेगा क्योंकि शुरू से देखा जाएगा कि जब 2017 में हरक सिंह रावत 2016 में हरक सिंह रावत बीजेपी में आए थे, 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे तो उसका बीजेपी को इसका भी फायदा मिला था कि हरक सिंह रावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। और जवान जो कुमाऊं के तमाम कुछ सीटें ऐसी हैं, 4-5 सीटें ऐसी हैं जिस पर इसका इफेक्ट पड़ा था। तो यही वजह है कि कोशिश की गई कि कांग्रेस से पहले से कोशिश कर रही थी हरक सिंह रावत वापसी कर लें। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट है लेकिन उसको कंट्रोल करने की कोशिश बीजेपी कर रही है और बखूबी तरीके से उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश भी उसकी है। रोहित, आप लगातार नजर बनाकर रखिएगा सभा पर, हम लौटेंगे जब भी सभा के लिए प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे उस वक्त हम आपसे जानकारी फिर से जुटाएंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो बीजेपी ने तेज कर दिया है चुनावी प्रचार अभियान और ऐसे में उधमसिंह नगर के केछा के अंदर सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कांग्रेस पर हमला बोलते नजर आए। कहा कि कांग्रेस सरकार होती तो एक कोरोना वैक्सीन लगवाने में भी बनवाने में भी 15 साल लग जाते। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये चुनाव 2 प्रकार के लोगों के बीच में चुनाव हो रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जिनके काम आप सबके सामने हैं, एक तरफ आपके भाई हैं राजेश शुक्ला जी हैं जो लगातार आपके लिए काम करते रहते हैं। अभी आपने बताया कि चाहे कोई क्षेत्र हो, देखिए आप पिछले दिनों कोरोना महामारी आई थी और कोरोना महामारी के दौरान हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम हुआ है
वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर यही महामारी कांग्रेस के समय में आती तो ये वैक्सीन बनाने में 15 साल 20 साल लग जाते और कई करोड़ों लोगों की जान चली जाती। तो प्रति यूनिट के हिसाब से हर किसी को अनाज उपलब्ध करवाने का काम भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, आज कोई क्षेत्र हो उस क्षेत्र में काम न किया हो, कोई क्षेत्र बचता नहीं है। आज आयुष्मान भारत योजना की हम बात करें, आपके पास अगर गोल्डन कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज आपका मुफ्त में करवाने की योजना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो वहीं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी भी ठोक रही है ताल और हरिद्वार में आज फिर से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस और बीजेपी समर्थकों से एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। हरिद्वार में एक बार फिर से बरसते हुए नजर आए केजरीवाल। ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं केवल और केवल बीजेपी और कांग्रेस के वोटर्स और सपोर्टर्स को अपील करना चाहता हूं कि उत्तराखंड की खातिर, देश की खातिर एक बार, कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने मौके आपने दिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दें। हमारा आपको वादा, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर, कांग्रेस ने और बीजेपी ने, दोनों ने मिलकर 21 साल में 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ा दिया उत्तराखंड के ऊपर। इसकी जवाबदेही तो उनसे लेनी चाहिए। हमारा आपको यकीन दिलाते हैं कि 5 साल के अंदर पिछला कर्जा भी माफ वो कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट में सरकार को ले आएंगे और इतनी सारी सुविधाएं देंगे। सरकारी स्कूल अच्छा करना चाहते हैं, दिल्ली में करके आए हैं, जैसे दिल्ली में किए, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, फ्री में सबका इलाज करेंगे, उत्तराखंड के सब लोगों का इलाज फ्री में होगा, 24 घंटे बिजली करेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के स्टार प्रचारकों का दौरा लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर सितारगंज और गदरपुर में जनसभा करेंगे, तो वहीं केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे का हरिद्वार दौरा रहेगा। भेल रानीपुर विधानसभा के अंदर करेंगे चुनाव प्रचार। तो ये लगातार यहां बड़े बड़े दिग्गजों का जाना लगातार जारी है। महेंद्र नाथ पांडे भी पहुंच रहे हैं, भेल रानीपुर विधानसभा के अंदर करेंगे चुनाव प्रचार। तो लगातार उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक कर रहे हैं दौरा, समीकरणों को साध रहे हैं, क्योंकि एक ही चरण में यहां चुनाव होने हैं और 14 फरवरी में दिन ज्यादा बचे नहीं। ऐसे में उत्तराखंड के अंदर बीजेपी के अब स्टार प्रचारक नजर आने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर सितारगंज और गदरपुर में जनसभा करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी उत्तराखंड के दौरे पर बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर जनसभा को संबोधित करेंगे और पौड़ी में डोर टू डोर जनसंपर्क में भी शामिल होंगे। कोटद्वार में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो वीके सिंह, जनरल वीके सिंह भी बद्रीनाथ विधानसभा के अंदर करेंगे प्रचार, पौड़ी में डोर टू डोर जनसंपर्क में शामिल होंगे और ऐसे में कोटद्वार के अंदर भी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आने वाले हैं। तो केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का ये उत्तराखंड दौरा रहेगा। तमाम दिग्गज, तमाम स्टार प्रचारक बीजेपी के उत्तराखंड में अब नजर आने लगे। तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। उत्तराखंड के दौरे पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पायलट करेंगे प्रचार। मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के समर्थन में प्रचार करेंगे। शेरपुर प्रत्याशी के पक्ष में समर्थन देने की अपील करेंगे। करीब दोपहर 2 बजे रुड़की विधानसभा पहुंचेंगे सचिन पायलट। प्रत्याशी यशपाल राणा के समर्थन में प्रचार करेंगे पायलट। तो मंगलौर में लगभग 3:30 बजे के आसपास, इसके बाद भगवानपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। प्रत्याशी ममता राकेश के समर्थन में प्रचार करेंगे। तो सचिन पायलट भी खासा एक्टिव नजर आएंगे उत्तराखंड के अंदर। कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में पायलट प्रचार करते नजर आएंगे। मंगलौर प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं शेरपुर के अंदर भी दोपहर 2 बजे रुड़की विधानसभा पहुंचेंगे सचिन पायलट। तो वहीं हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कनखल थाने के अंदर पहुंचकर हंगामा किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थकों पर बैरागी कैंप क्षेत्र के निवासियों के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हंगामा कर रहे लोगों का कहना यह है कि सतपाल ब्रह्मचारी और उनके समर्थक बैरागी कैंप के क्षेत्र में वोट मांगने पहुंचे थे। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो वहां कहासुनी हो गई और फिर मारपीट की नौबत आ गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि एक पक्ष की ओर से शिकायत मिली है, मामले की जांच की जा रही है।
अभी ये कुछ लोग मुझे एसएचओ कनखल ने सूचना दी, उस सूचना पर मैं भी यहाँ पहुँचा हूँ। इनका मानना है कि कहीं पर प्रचार के लिए कुछ लोग गए हुए थे, तो आपस में वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ उनका कुछ वाद विवाद हुआ। एक तहरीर कुछ लोगों ने आके हमको दी है, कंप्लेन दिया है। कंप्लेन में जो फैक्ट है हमने उसको रिसीव कर लिया है। आगे जो फैक्ट है, जिस हिसाब से फैक्ट और चीज़ें जस्टिफाई होंगी, हम उस हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे। अभी वो मैं पूरा देख नहीं पाया हूँ, जैसा कि अभी जस्ट मैं पहुँचाई हूँ, उनके द्वारा बताया गया कि जिन्होंने उनके साथ बदतमीजी करी है उनके खिलाफ दी है उन्होंने, तो जो फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे करेंगे। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। पहले जब कोई बड़ी बीमारी या महामारी आवत रही तो टीका विदेश से आवत रहा और हम लोगन तक पहुंचन मा तो जमाने लग जात रहे। पर ई बार कोरोना का टीका अपने ही देश में बना है। इतने सारे देशन की जनसंख्या के बराबर टीका तो सिर्फ हम यूपी वालन के ही लगा है, वो भी एकदम मुफ्त। आज कौन और सरकार होती तो विदेश से टीका मंगवाती और कमीशन खाती भरपेट। फिर हम लोगन का नंबर कब आता, हिसाब लगा लो। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन व माइग्रेन से मुक्ति तथा स्मरण शक्ति की वृद्धि के लिए रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है मेधावटी। आज हम टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी, पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले। RummyCircle.com पे खेलो, रहो एक कदम आगे और जीतो मेगा प्राइजेस। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपनी जोखिम पर खेलें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। तो वहीं टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा में प्रचार करने पहुंचे दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी उत्तम भंडारी के लिए यहां पर प्रचार किया। कीर्तिनगर बाजारों में स्थानीय व्यापारियों के साथ साथ मिलकर डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार गारंटी के तहत रोजगार दिया जाएगा, साथ ही पूरे प्रदेश में मुफ्त बिजली का वितरण भी किया जाएगा। तो कीर्तिनगर बाजार में डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आए और ये आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लगातार तेजी के साथ उत्तराखंड में नजर आ रहा है। उत्तराखंड की जनता को अपना बनाने के लिए, उनसे वोट मांगने के लिए लगातार जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो डोर टू डोर प्रचार पर हैं। और ये उसी दौरान की एक तस्वीर है जब राजेंद्र पाल गौतम पहुंचे और वहां पर चुनाव के लिए, वोट के लिए अपील करते नजर आए। कीर्तिनगर बाजार की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वहां पर वो पर्चे बांटते नजर आए, अपील करते नजर आए, वोट की अपील करते नजर आए। तो राजेंद्र पाल गौतम आम आदमी पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगते हुए नजर आए। पूरे प्रदेश में मुफ्त बिजली देंगे, ये राजेंद्र पाल गौतम ने कहा। रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार देंगे, ये राजेंद्र पाल गौतम ने कहा। तो तमाम तरह के वादे लगातार किए जा रहे हैं और इन वादों के तहत यहां पर सरकार बनाने का दावा भी ठोका जा रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने देवप्रयाग में प्रचार किया, उसी दौरान की यह तस्वीर है। तो पूरे प्रदेश में मुफ्त रोजगार देने, मुफ्त यहां पर बिजली देने और ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की बात राजेंद्र पाल गौतम करते नजर आए। आम आदमी पार्टी लगातार इन्हीं वादों के साथ डटी हुई है उत्तराखंड के अंदर चुनाव प्रचार में, और कीर्तिनगर बाजार में भी डोर टू डोर प्रचार करती नजर आई। तब जब उनके जिला अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के नैनीताल के जिला अध्यक्ष ने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता ने ही आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ा और ऐसे में नैनीताल के जिला अध्यक्ष संतोष कबड़वाल ने इस्तीफा दे दिया है। पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया, यह अभी भी सस्पेंस है, लेकिन संतोष कबड़वाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दिया। जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे थे। इसके अलावा महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रुचि धसमाना, उन्होंने भी पार्टी का दामन छोड़ दिया है। तो यहां जो संगठन है वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ नजर जरूर आ रहा है, वो भी
ये चुनावों से तुरंत पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, जब 14 फरवरी को चुनाव होने हैं और उससे पहले यहां पर नैनीताल के जिला अध्यक्ष संतोष कंवरपाल इस्तीफा दे दें। महिला प्रदेश की जो महिला अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, वो यहां पर लगातार रुचि धस्माना, उन्होंने यहां पर पार्टी छोड़ दी है। महिला मोर्चा ये देखती थी, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष थी, इन्होंने भी यहां पर पार्टी का दामन छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी का दामन इन्होंने छोड़ दिया है। तो लगातार पार्टियों के अंदर आम आदमी पार्टी के तो वहीं इस वक्त सचिन पायलट कुछ कह रहे हैं, हम आपको सुनाते हैं। विजन को रखें, आप राष्ट्रपति के भाषण का समर्थन करें, लेकिन जिस प्रकार की बात उन्होंने बोली मैं समझता हूं गलत है। कोरोना काल में जो हालत लोगों की थी, जो पीड़ा लोगों को हुई, उसका जो उनका जो वर्जन था प्रधानमंत्री जी का, उसको जनता स्वीकार नहीं करती है। बहरहाल चुनाव आ रहे हैं, जनता जनार्दन है और मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को लोग आशीर्वाद देंगे। तो जी अभी राज्यसभा में भी बोला है कि कांग्रेस की ऐसी स्थिति इसलिए क्योंकि इंडिया इस इंदिरा वाला स्लोगन पे वो बहुत रिलाय करते हैं, डायनेस्टी पे ज्यादा। जो लोग इस देश के लिए शहीद हो गए, चाहे वो इंदिरा जी हों, राजीव जी हों, उनको जिस तरह आतंकवादियों ने मार डाला और इंदिरा जी ने पाकिस्तान के साथ लड़ाई कर कर एक नए देश का निर्माण किया, इस देश को अखंड रखा, उनको उन्हीं के पार्टी के नेता दुर्गा बोलते थे। तो उस महान नेता को इस तरह से उनके बारे में बोलना मैं समझता हूं गलत है। तो इसी के साथ अभी के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है। देखते रहिए एनजे न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।